हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ये क्लास आपको 10 बजे मॉर्निंग में डेली राइट 10 बजे आपको मिल जाती है। ठीक है, इस क्लास के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डेली एडिटोरियल वोकैब, जो एडिटोरियल में डेली की वोकैब आती है उसमें मैं छांट लेता हूँ 10 12 15 वर्ड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको ये वोकैब ज़रूर मिलती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन उसको तरीके से मैं समझाता हूँ तो फिर वो इजी लगती है और एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको रखी हुई मिलती है। डेली एडिटोरियल वोकैब मिल जाती है, साथ में एंटोनियम्स और सिनोनियम्स उसके में हम देखते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखो, इतना सारा कुछ आपको एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। तो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत स्पेशल क्लास है। पूरी यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको आप ज़रूर देखा करें। अच्छा, इसमें ना लास्ट में मैं क्या करता हूँ, ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस करवाता हूँ। जितना कुछ भी आपने पढ़ा, जो भी एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, लास्ट में मैं सभी की ट्रिकी एमसीक्यूज़ बनाकर उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जिसके बाद तो भाई परमानेंटली एकदम रट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आप फिर उनको भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसका कंटेक्स्ट देख लिया, सारा कुछ उनका यूज़ देख लिया। तो फिर आपको बिल्कुल एक आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हो। देखो, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से सारा कुछ एक बार पढ़ें, और खुद से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर ढूंढने शुरू कर दोगे अपने आप से। आप एक बार आंसर ढूंढने सीख जाते हो ना अगर, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये खाली क्लास नहीं है, ये आपका रोज़ टेस्ट हो रहा है यार। 20 से 25 वर्ड जो हैं ये, इनके क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एमसीक्यूज, और वो उसी पैटर्न पर रहते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखना, लास्ट के क्वेश्चन देखना आज, ये सारे वही पैटर्न हैं जो आजकल एग्जाम में फॉलो हो रहे हैं। तो आप अगर 20-25 क्वेश्चंस डेली कर रहे हो, तो ये तो प्रैक्टिस सेट है आपका एक, वोकैब का एक प्रैक्टिस सेट हो गया। एडिटोरियल की जो क्लास है उसमें ऑलरेडी हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर का पार्ट कवर कर रखा है। तो वहाँ पर आप जाए, वहाँ पर 6-7 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से और ग्रामर से मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्लासेस मिलकर आपको एक क्लास भी बन गई है, और ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है। 25-30 क्वेश्चंस आप आराम से इन दोनों क्लासेस से कर लेते हैं। हार्डली आपको आधा पौना घंटा लगेगा दोनों क्लासेस को कवर करने में। 2x पर भी आप देख सकते हो ईजिली, तो ये कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, बेनिफिशियरीज कौन रहने वाले हैं इस क्लास के। देखो, वैसे तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी इंग्लिश की वोकैब पूछी जाती है वहाँ पर ये ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल एस्पायरेंट्स होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बैंक एस्पायरेंट्स के लिए रेलवे, डिफेंस जैसे कि सीडीएस और एनडीए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको आपके पास वोकैब होती है तभी आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाते हो। आपको पता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास वोकैब नहीं है, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, फिर आपका सारा नॉलेज बेकार चला जाएगा। इसलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। चलिए देखते हैं आज के वोकैबुलरी वर्ड्स। और पहला वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर पोषण करना। टू एनकरेज और प्रोमोट द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को एनकरेज कर देना, प्रमोट कर देना, उसी को बोलते हैं फोस्टर करना। टीचर्स शुड फोस्टर। टीचर को क्या फोस्टर करना चाहिए, क्या चीज़ पर बढ़ावा देना चाहिए? क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स टू हेल्प देम थिंक क्रिटिकली। टीचर्स को फोस्टर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए क्रिएटिविटी को स्टूडेंट्स के अंदर, टू हेल्प देम, उनकी हेल्प करने के लिए, थिंक क्रिटिकली, ताकि वो क्रिटिकली थिंक कर पाए, सोच पाए। फोस्टर मतलब नर्चर करना, एनकरेज करना और सपोर्ट करना। तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नर्चर को मार्क करो। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो नर्चर करा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, पोषण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंडर हो रहा है, बाधा डाली जा रही है, सप्रेस, दमन करा जा रहा है चीज़ों का, और निग्लेक्ट करा जा रहा है उनको। तो तीन एंटोनियम्स हो जाते हैं, हिंडर, सप्रेस और निग्लेक्ट। अगला वर्ड है रेपोर्ट। रेपोर्ट होता है एक नाउन। सौहार्दपूर्ण संबंध, एक अच्छे रिलेशन को बोलते हैं रेपोर्ट। अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप,
एक अच्छा, क्लोज और हार्मोनियस सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप है, उसी को बोलते हैं रैपोर्ट। अ टीचर मस्ट एस्टेब्लिश अ गुड रैपोर्ट, टीचर को एस्टेब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए गुड रैपोर्ट मतलब रिश्ता विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ में, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। जो टीचर बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हैं, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, वो चीज़ों को और अच्छे से सिखा पाते हैं। चलिए सिनोनिम देखते हैं। बॉन्ड होना, कनेक्शन होना और अंडरस्टैंडिंग, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो रिश्ते हैं, अच्छा रिश्ता है, लेकिन दूसरी तरफ डिसएग्रीमेंट है, कन्फ्लिक्ट मतलब आपस में मतभेद हैं, डिसहार्मनी में हैं। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी। कन्फ्लिक्ट को कर लो मार्क, डिसहार्मनी को भी कर ही लो। चलिए, कॉन्सुलेट ये होता है एक नाउन, वाणिज्य दूतावास। द ऑफिस ऑफ ए कंसोल, कोई एक दूत का जो ऑफिस होता है ना, एम्बेसी, एम्बेसडर का ऑफिस, उसी को बोल देते हैं कंसुलेट। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट्स देयर कंट्री इन अ फॉरेन सिटी, फॉरेन सिटी में गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, दूत बोलते हैं उसको, एम्बेसडर, तो उसके ऑफिस को बोलते हैं कंसुलेट। शी विजिटेड द इंडियन कंसुलेट, उसने कहाँ विजिट करा है, इंडियन कंसुलेट पे मतलब एम्बेसी में, इन न्यूयॉर्क टू रिन्यू हर पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। एम्बेसी, मिशन या फिर डेलीगेशन, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनियम्स ऐसा जिसका कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट होता है एक नाउन और एक एडजेक्टिव भी होता है। कंटिंजेंट का मतलब या तो होता है आकस्मिक या फिर निर्भर। तो डिपेंडेंट ऑन समथिंग अनसर्टेन और अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज ग्रुप। डिपेंडेंट होना, आप केवल डिपेंडेंट से इसका मतलब समझ लो, कंटिंजेंट है मतलब कोई चीज़ डिपेंडेंट है किसी दूसरे अनसर्टेन चीज़ या व्यक्ति पर। द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, कामयाबी है, वो किस चीज़ पर कंटिंजेंट है, किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ऑन प्रॉपर फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग पर। कोई भी प्रोजेक्ट कब सक्सेस होगा, जब उसके पास पूरा पैसा होगा तभी तो सक्सेस होगा। डिपेंडेंट होना, कंडीशनल होना और पॉसिबल, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेन है, डेफिनेट है और इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डेफिनेट है, एकदम सर्टेन है, तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं। आगे इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एक नाउन होता है, निहितार्थ या फिर संकेत। अब पॉसिबल इफेक्ट, एक पॉसिबल इफेक्ट है या कंसिक्वेंस है ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, किसी भी एक्शन या डिसीजन का कोई एक इफेक्ट पड़ रहा है, उसका आउटपुट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, उसी को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। द न्यू पॉलिसी हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये जो नई पॉलिसी है इसका सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब प्रभाव है किस चीज़ पर, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस पर, छोटे छोटे जो काम धंधे होते हैं उन पर। कंजुगेंस होना, इफेक्ट होना, इन्फ्लुएंस होना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस को मार्क करो, कंजुगेंस भी ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो इफेक्ट है, उसकी जो आउटपुट निकल रहा है उसका कंजिक्वेंस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्लैरिटी है, एक्सक्लूजन है और एक्सप्लिसिटनेस है, मतलब उसको अलग करा जा रहा है। एक तरफ तो उसके प्रभाव है लेकिन दूसरी तरफ उसके अलग है। तो कोज बोल सकते हो, यहाँ पर कोज भी लिख सकते हैं हम, कोज होना किसी चीज़ का, है ना, रीज़न होना, रीज़न होना। तो ये इसके दो और हो जाते हैं एंटोनियम्स। चलिए आगे देखते हैं। डिसरप्शन नाउन होता है, अव्यवस्था या विघटन को बोलते हैं। डिसरप्शन क्या है, मतलब डिस्टरबेंस है या फिर इंटरप्शन है इन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में कोई डिस्टरबेंस हो रही है, इंटरप्शन हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिसरप्शन। तो राइमिंग से भी याद कर सकते हो, डिसरप्शन, इंटरप्शन। द प्रोटेस्ट लेड टू अ मेजर डिसरप्शन इन ट्रैफिक, प्रोटेस्ट से क्या हुआ है, एक मेजर डिसरप्शन, काफ़ी बड़ा डिस्टरबेंस हुई है इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में। इंटरप्शन होना, डिस्टरबेंस होना और ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन को कर लो मार्क। अच्छा, एक तरफ तो डिस्टरबेंस हो रही है, इंटरप्शन हो रहा है, चीज़ें रुक रही हैं। दूसरी तरफ स्टेबिलिटी है, जैसी चल रही थी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, कंटिन्यूटी में है, ऑर्डर में है, तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और ऑर्डर। नेक्स्ट, इवॉल्व वर्ब होती है ये, इसका मतलब होता है विकसित होना, डेवलप करना, ग्रेजुअली, ओवर टाइम, समय के साथ साथ डेवलप करना। ह्यूमन्स हैव इवोल्व, ह्यूमन क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। सिग्निफिकेंटली, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों सालों में हम क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं, ग्रो हुए हैं, डेवलप हुए हैं। डेवलप होना, प्रोग्रेस करना, ट्रांसफॉर्म होना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक तरफ तो हम हो गए ग्रो, हमने डेवलप कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ हुआ है डिक्लाइन, हमारी गिरावट आई है, डिटीरियोरेट हुआ है। और स्टैग्नेट, स्टैग्नेट होता है जैसे हैं वैसे ही चलते रहना,
स्टेबल रहना, तो स्टैग्नेट हो गया वो, इसको मार्क करो, डिटीरियोरेट को भी मार्क करो, दोनों अच्छे वर्ड हैं। डिस्क्रीट ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सावधान या फिर विवेकशील। केयरफुल होना, कॉशियस होना, टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और गेनिंग अनवांटेड अटेंशन। केयरफुल होना, कॉशियस होना, किसी चीज़ को, किसी खतरनाक चीज़ को, अनवांटेड अटेंशन को अवॉइड करने के लिए। ही गेव अ डिस्क्रीट नोड, उसने क्या दिया है, एक कॉशियस नोड दिया है, टू इंडिकेट अप्रूवल। नोड होता है गर्दन हिलाने को बोलते हैं नोड, तो उसने एक डिस्क्रीट केयरफुल नोट दिया है टू इंडिकेट अप्रूवल, अप्रूवल देने के लिए, सहमति देने के लिए। कॉशियस होना, प्रूडेंट होना और टैक्टफुल, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से टैक्टफुल और प्रूडेंट को मार्क करो, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक तरफ तो सावधान है, प्रूडेंट है, कॉशियस है, लेकिन दूसरी तरफ रेकलेस, लापरवाह है, इनडिस्क्रीट है, केयरलेस है, मतलब लापरवाह, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, रेकलेस, डिस्क्रीट और केयरलेस। अगला है नेविगेट, वर्ब होती है ये, इसका मतलब होता है मार्गदर्शन करना या फिर नेविगेट करना। टू प्लान और डायरेक्ट द रूट और कोर्स ऑफ समथिंग। सीधी सी बात है कि किसी चीज़ का रूट या फिर कोर्स बताना, उसको बोलते हैं नेविगेट करना। ढूंढना कोई चीज़, उसी को बोल देते हैं नेविगेट। नेविगेशन क्या होता है, आपको पता लगाते हो ना किसी चीज़ का कि भाई किधर की तरफ है, कौन सी दिशा, तो नेविगेट मतलब पता लगाना, ढूंढना, नेविगेट करना, रास्ते का पता लगाना। ही यूज्ड जीपीएस टू नेविगेट थ्रू द अनफेमिलियर सिटी। वो क्या यूज़ करता है, जीपीएस का यूज़ करता है। जो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं वो जीपीएस ही तो है, तो जीपीएस का यूज़ करता है टू नेविगेट, पता लगाने के लिए रास्ता, थ्रू द अनफेमिलियर सिटी, जो नया शहर है, अनजान शहर है, उसमें पता लगाने के लिए। अनफेमिलियर मतलब अनजान। तो नेविगेट का सिनोनिम स्टीयर हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है और गाइड हो जाता है। अच्छा, एक तरफ तो गाइड कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट है, डिस्क्रीट नहीं है, डायरेक्ट है। स्टीयर, डायरेक्ट और गाइड, तो एक तरफ तो गाइड हो रहा है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ मिसलीड करी जा रही है, बताया नहीं जा रहा है, वेंडर भटका दिया जा रहा है और स्ट्रे करा जा रहा है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से स्ट्रे को मार्क करो और वेंडर को मार्क करो। ये वंडर नहीं है, वंडर भी ऐसा ही होता है देखने में, उसमें बस ओ का डिफरेंस होता है। ये वेंडर है, वेंडर का मतलब होता है भटकना या घूमना फालतू में। वेरी, अगला वर्ड है वेरी। वेरी होता है एडजेक्टिव, तो वेरी का मतलब हो जाता है सतर्क और चौकस। कॉशियस एंड अलर्ट टू पॉसिबल डेंजर्स, जो पॉसिबल खतरे हैं, डेंजर्स हैं, उनके प्रति कॉशियस, सतर्क हो जाना, चौकन्ना हो जाना, चौकस हो जाना, उसी को बोलते हैं वेरी। शी वॉज वेरी, वो क्या था, सतर्क थी। ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से, ऑफरिंग हेल्प, जब वो हेल्प कर रही थी अजनबियों की, लेकिन फिर भी वो क्या थी, वेरी थी, मतलब अलर्ट थी, कॉशियस थी। कॉशियस होना, अलर्ट होना और विजिलेंट होना, विजिलेंट को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो चौकस है, सतर्क है, एकदम सावधान है, लेकिन दूसरी तरफ केयरलेस है, लापरवाह है। रेकलेस, केयरलेस और अनकंसर्न, चिंता नहीं है उसे किसी चीज़ की भी। अनकंसर्न मतलब चिंता ना होना, निश्चिंत होना। अजर्ट, अजर्ट वर्ब होता है, जोर देने को बोलते हैं या फिर दृढ़तापूर्वक कहने को, किसी बात को बोलते हैं अजर्ट करना। टू स्टेट और डिक्लेयर फॉर्मली एंड कॉन्फिडेंटली, किसी बात को स्टेट करना, बोलना, डिक्लेयर करना फॉर्मली। स्टेट का मतलब होता है बोलना, स्टेटमेंट देते ना, स्टेट करना, तो स्टेट मतलब स्टेटमेंट, तो स्टेट करना बोलना या फिर डिक्लेयर करना, फॉर्मली जोर से, एंड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट के साथ। ही अजर्टेड हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने क्या अजर्ट करा है, क्या जोर दिया है, किस चीज़ पर, हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट को। डिक्लेयर करना, इंसिस्ट करना और स्टेट करना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप जोर देकर बोल पा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप डिनाई कर रहे हो, क्वेश्चन हो रहे हैं और चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। 3 एंटोनियम्स हो जाते हैं, डिनाई, क्वेश्चन और कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट को मार्क कर लो। अगला वर्ड है परसूट। परसूट होता है एक नाउन, प्रयास या खोज को बोलते हैं परसूट। द एक्ट ऑफ चेजिंग और स्ट्राइविंग टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ को चेज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसी को बोलते हैं परसूट। हिज परसूट, उसकी जो खोज है नॉलेज की, लेड हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, उसको क्या बना दिया है, एक साइंटिस्ट बना दिया है। क्वेस्ट होना, क्वेस्ट का मतलब भी तो वही है ना, खोज, क्वेश्चन होता है ना, क्वेस्ट इसी से तो बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, किसी चीज़ का आंसर खोज रहे हैं, तभी तो हम क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेस्ट मतलब खोज, चेज करना और एंडेवर, क्वेस्ट को मार्क करो और एंडेवर को मार्क करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका उल्टा देखो, एक तरफ तो खोज हो रही है लेकिन दूसरी तरफ सरेंडर कर दिया, अब हम कुछ नहीं ढूंढ रहे, निगलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, रिट्रीट कर रहे हैं। तो 3 एंटोनिम्स, रिट्रीट, सरेंडर और निगलेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं ईडियम्स, और मैं आपको शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स की 2 वीडियोज़ बना दी हैं, 100 इन ईच। वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में वहाँ पर रिपीट होता है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर
2 से 3 ईडियम्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर उन वीडियोस को देख लें। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स के नाम से। दोनों वीडियोस काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें समझाया है, ट्रिक लगाकर आपको एक ही बार में वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जितने भी 200 ईडियम्स हैं सारे, मुझे विश्वास है एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन गो में आप पूरे लगाएं दोनों को और उसको कंप्लीट करें, फिर आपके 2-3 मार्क्स ज़रूर स्कोर हो जाएंगे। हर एग्ज़ाम में आप सिक्योर कर पाएंगे अपने 2-3 मार्क्स फ्रॉम ईडियम्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिग गन। बिग गन होता है बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन। बिग गन क्या होती है? अच्छा, एक बड़ी गन होती है, तोप होती है ना। जैसे कभी लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं ना, देखते हैं भाई किस तोप को ले आएगा तू। तो तोप का मतलब क्या? बिग गन मतलब को बहुत प्रभावशाली, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति को बोलते हैं ना बिग गन, बड़ी बंदूक। द सीईओ ऑफ द कंपनी, जो सीईओ होता है, सीईओ क्या होता है भाई? कंपनी का जो सबसे ऊपर का ऑफिसर होता है, जो पूरी कंपनी को चला रहा होता है, एक तरह से हम मालिक भी बोल सकते हैं उसको। तो सीईओ ऑफ द कंपनी कौन है? इज अ बिग गन, एक पावरफुल पर्सन है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो क्या है? एक बिग गन है, एक पावरफुल व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बर्ड ऑफ पैसेज, अस्थायी यात्री है। अ पर्सन हु फ्रिक्वेंटली मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसेज में घूमता रहता है, कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा, तो वही है बर्ड ऑफ पैसेज। अस्थायी यात्री है कोई पर्सन ऐसा है जिसको घूमने की आदत है, एक जगह रुक नहीं सकता। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एक ट्रैवल ब्लॉगर की तरह से ही इज़ अ बर्ड ऑफ पैसेज, वो एक घुमक्कड़ काफ़ी ज़्यादा अस्थायी व्यक्ति है। नेवर स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, एक जगह पर वो नहीं रुक पाता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो एक जगह नहीं रुक सकते, जिनको एकदम काफ़ी ज़्यादा घूमने की अर्जेस आती हैं कि एक जगह नहीं रुक सकते, आप कहीं हैं फिर कहीं हैं फिर कहीं हैं। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेज, उड़ता हुआ पंछी। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू संक्षिप्त और ऊंचाई से देखा गया दृश्य। अब ब्रॉड संक्षिप्त में जनरल व्यू ऑफ समथिंग। देखो अब ये देखो, आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, वो अगर नीचे देखेगा तो वो कितना देख पाएगा? बर्ड का आई व्यू कितना होगा? बहुत छोटा सा होगा ना। तो कोई चीज़ अगर बहुत ब्रॉड है, छोटी सी है, और जनरल व्यू है किसी चीज़ का, उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। द ड्रोन गेव अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। ड्रोन ने क्या दिया है हमको? एक बर्ड आई व्यू, मतलब एक छोटा सा दृश्य दिखाया है ऑफ द एंटायर सिटी, पूरे शहर का। अगला है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक जैसे विचारों वाले लोगों को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर। पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट और करेक्टरिस्टिक्स। बोलते हैं ना कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो मतलब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही जैसे हैं वो लोग, कोई नेचर में, इंटरेस्ट में या करेक्टरिस्टिक्स में सेम है, उनको बोल देते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर। दे आर ऑलवेज टुगेदर, वो हमेशा साथ हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर, क्योंकि वो एक ही फेदर के बर्ड्स हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, इसलिए वो एक साथ रहते हैं। चलिए अब करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। गो ब्रोक, गो ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया होना। टू लूज ऑल मनी एंड बिकम बैंकरप्ट, सारा पैसा उसका खत्म हो जाना और बैंकरप्ट बन जाना, दिवालिया हो जाना, उसको बोलते हैं गो ब्रोक। ब्रोक, ब्रोक मतलब टूट चुका है बिल्कुल। गो ब्रोक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, दिवालिया बन गया। जब किसी के पास पैसा नहीं रहता तो वो टूट ही तो जाता है, ब्रोक हो जाता है बिल्कुल। तो वही है गो ब्रोक मतलब बैंकरप्ट। मैनी बिजनेसेस वेंट ब्रोक, अब देखो गो की फिर से यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे दी वेंट। मैनी बिजनेसेस वेंट ब्रोक, काफ़ी सारे बिजनेस क्या हो गए हैं? दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन मंदी के दौर में। अगला है हैंग आउट या फिर हैंग अराउंड, सॉरी हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड। बेकार घूमने को बोलते हैं हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड। टू लॉइटर और स्पेंड टाइम समवेयर विद नो क्लियर पर्पस, बेकार घूमने को, वेंडर करने को बोलते हैं हैंग आउट, हैंग अबाउट करना और हैंग अराउंड करना। टीनेजर्स ऑफर हैंग अराउंड, टीनेजर्स जो होते हैं, जो टीनेजर कौन है? 13 से 19 की जो एज है, टीन, 13, 14, 15, तो उसी को बोलते हैं टीनेजर्स। तो टीनेजर्स ऑफन हैंग अराउंड द मॉल आफ्टर स्कूल, तो वो क्या करते हैं? हैंग अराउंड करते हैं, बेकार में घूमते हैं, कहाँ पर? मॉल पर, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। हैंग बैक, हैंग बैक होता है पीछे रह जाना, हिचकिचाना। टू बी रिलक्टेंट टू एक्ट और मूव फॉरवर्ड, रिलक्टेंट होना एक्ट करने में और मूव फॉरवर्ड करने में, मतलब हिचकिचाना, शर्माना, हेजिटेट करना, उसी को बोलते हैं हैंग बैक। ही हंग बैक, ये भी सेकंड फॉर्म आई है। ही हंग बैक व्हेन शी आस्क्ड टू गिव अ स्पीच, जब
ही हंग बैक मतलब वो हिचकिचाया, व्हेन आस्क्ड टू गिव अ स्पीच, जब उससे एक स्पीच देने के लिए बोला गया। भाषण देने के लिए जब कोई बोलता है तो हम हिचकिचाते हैं ना, तो क्या करते हैं हम, हैंग बैक करते हैं हम। हैंग ऑन टू मजबूती से पकड़े रहने को बोलते हैं हैंग ऑन टू होल्ड टाइटली और कीप समथिंग, हैंग ऑन। शी हंग ऑन, यहाँ पर अगेन सेकेंड फॉर्म है, शी हंग ऑन टू, उसने क्या करा है, मजबूती से क्या करा है, पकड़ा है चीज़ों को, टू हर चाइल्डहुड मेमोरीज, अपनी चाइल्डहुड बचपन की मेमोरीज को, डियरली काफ़ी अच्छे से प्यार से। चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं। और अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी चैनल पर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। 100 इन ईच आपको देखने को मिलेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं। आप उन क्लासेस को करिए, हर स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच है। उसको करने के बाद आप इजीली अपने 2-3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ऑलराइट, चलिए प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस 1 वर्ड 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के नाम से। चलिए पहला देखते हैं, अमेच्योर। अमेच्योर होता है एक नाउन, नौसिखिया, कोई नौसिखिया है, कोई नया पर्सन है, उसी को बोलते हैं अमेच्योर। अब पर्सन मैच्योर, देखो मैच्योर नहीं हुआ है, वो भी आ है, इसमें स्टार्टिंग में आ मतलब निगेटिव हो जाता है, तो मैच्योर नहीं है, अमेच्योर है वो। अ पर्सन हु एंगेजेस इन एन एक्टिविटी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो एंगेज है, शामिल है, लिप्त है एक एक्टिविटी में, फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए लगा है, रादर देन फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए नहीं, बस वो अपने एंजॉयमेंट के लिए लगा हुआ है। ही इज़ एन एमेच्योर फोटोग्राफर, वो क्या है, एक नौसिखिया, एक बस ऐसे ही काफ़ी शौकिया एक फोटोग्राफर है। हु टेक्स पिक्चर्स एज अ हॉबी, वो पिक्चर्स लेता है एज ए हॉबी, प्रोफेशनल नहीं है। तो एक तरफ तो एमेच्योर होता है, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। एमेच्योर कोई नौसिखिया है, बस वैसे ही शौक के लिए कोई काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेशनल है, अपनी जीविका के लिए, अपनी जॉब के प्रोफेशन के रूप में वो उसको यूज़ कर रहा है, प्रोफेशनल। अगला है एमनेस्टी, ये होता है एक नाउन, समाधान को बोलते हैं एमनेस्टी। अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस करा गया है, उसके लिए अगर एक जनरल पार्डन दे दिया गया है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी, स्पेशली पॉलिटिकल वंस। और पॉलिटिकल जो ऑफेंस होते हैं ज़्यादातर उसके लिए बोलते हैं एमनेस्टी दे दी गई है, पार्डन माफ़ी दे दी गई है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एमनेस्टी दे दी है, माफ़ी दे दी है, पार्डन कर दिया है, टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको। नेक्स्ट अगला है एम्फी थिएटर, नाउन होती है, खुला रंगमंच होता है ना, देखो थिएटर है ना, एम्फी, एम्फी मतलब खुला हुआ है, एम्फी थिएटर है। एन ओपन एयर वेन्यू फॉर परफॉर्मेंसेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो एक ओपन एयर है ना, वेन्यू फॉर परफॉर्मेंसेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई स्पोर्ट इवेंट के लिए या फिर किसी परफॉर्मेंस के लिए कोई एक बड़ा सा थिएटर है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। जैसे भारत में रिसेंटली जो G20 का समिट हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम क्या है, एक एम्फी थिएटर है। द कंसर्ट वॉज हेल्ड इन अ ग्रैंड एम्फी थिएटर, एक बहुत बड़े रंगमंच में, बहुत बड़े हॉल में वो हुआ था, क्या, कंसर्ट। तो एम्फी थिएटर मतलब वही खुला रंगमंच। एम्फीबियन भी होता है ना एक एम्फी, तो जो पानी वाले एनिमल्स बाहर भी अगर खुले में आकर रह लेते हैं, उनको भी तो एम्फीबियन बोल देते हैं। तो एम्फी मतलब खुले में जो थिएटर होता है उसको बोलते हैं। एनल्जेसिया, ये एक नाउन होता है, हिंदी मीनिंग देखते हैं, पीड़ा रहित अवस्था, एक ऐसी स्टेट है, एक इनेबिलिटी टू फील पेन, आपको पेन ही फील नहीं हो रहा, किसी को अगर पेन ही फील नहीं हो रहा तो उसको एनल्जेसिया की प्रॉब्लम है। द पेशेंट वॉज गिवन एनेस्थीसिया, पेशेंट को क्या दिया गया है, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होती है नशे को बोलते हैं, जैसे नशा देते हैं ना, जैसे ऑपरेशन से पहले पेशेंट को क्या दिया जाता है, नशा दिया जाता है ना, तो उसको बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस करा जाता है, तो वही एनेस्थीसिया होता है। तो पेशेंट को दिया गया है एनेस्थीसिया टू इंड्यूस एनल्जेसिया बिफोर सर्जरी, क्या इंड्यूस करने के लिए, कि भाई उसको एनल्जेसिया रहे, उसको पीड़ा ना रहे सर्जरी से पहले, तो वही है एनल्जेसिया, पीड़ा का ना होना, पेन को फील ना करना। चलिए अब करते हैं हम वो खतरनाक काम जिसके बाद अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, और पहला क्वेश्चन है, फोस्टर का मीनिंग बताओ। फोस्टर का मीनिंग बताइए भाई, फोस्टर का क्या मीनिंग होता है, चलिए बताइए। हिंडर करना, देखो फोस्टर होता है, मैं पहले बता देता हूँ, फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना, बढ़ाने के लिए, कोई ग्रोथ बढ़ा रहे हैं तो उसको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। तो आप हिंडर तो कर नहीं रहे,
सप्रेस दमन भी नहीं कर रहे और क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, तीनों तो इसके उल्टे हो गए। आप कर रहे हो एनकरेज किसी ग्रोथ में। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है रेपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। रेपोर्ट वही है ना, एक अच्छे रिश्ते को रेपोर्ट बोलते हैं। तो बेस्ट डिफाइंस पूछा है, तो बेस्ट डिफाइन जहाँ पर भी पूछेगा उसका मतलब होता है सिनोनियम। रेपोर्ट का मीनिंग पूछा है, रेपोर्ट होता है एक फ्रेंडली अच्छा रिलेशनशिप, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीगल एग्रीमेंट नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। चलिए आगे, कंटिंजेंट का मतलब पूछा है कि भाई कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है निर्भर होना, है ना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, उसी को तो बोलते हैं। तो देखते हैं, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, निर्भर है ना, अनरिलेटेड भी नहीं है और परमानेंट भी, कंडीशनल है, वहाँ पर कंडीशन लगी हुई है। तो कंटिंजेंट मतलब कंडीशनल है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा है क्लोजेस्ट एंटोनियम पूछा है इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन क्या होता है, प्रभाव को, इफेक्ट जो होता है उसी को तो बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो इंडिकेशन, इंडिकेशन होना, क्लैरिटी, इन्फ्रेंस या फिर कंसिक्वेंस। देखो इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब तो वही हो गया कि भाई इफेक्ट क्या है इसका, इसके जो प्रभाव हैं उसी को तो बोलेंगे। अब इंडिकेशन होना, उसकी बाद में कुछ इंडिकेशन हो रहा है, इन्फ्रेंस, कंसिक्वेंस, ये तीनों तो सेम बात ही हो गई। क्लैरिटी इसमें लगा दीजिए, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिसरप्शन, डिसरप्शन क्या होता है भाई, इंटरप्शन कोई तो बोलते हैं डिसरप्शन, डिसरप्शन और इंटरप्शन सेम वर्ड है। तो स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब बाधा आ रही है ना, बाधा को बोलते हैं। स्मूथ प्रोसेस है तो फिर बाधा, देखो ये तो उसका उल्टा हो गया ना, स्टेबिलिटी है ऑर्डर है, स्मूथ है प्रोसेस, तो ये तो वेल प्लान्ड सिस्टम है। तो ये सारे तो इसके एंटोनिम्स हो गए। पूछा है इसमें इसका मतलब, तो एक इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस को बोलते हैं डिसरप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। इफ समथिंग इवोल्व्स, अगर कोई चीज़ इवॉल्व करती है, तो इवॉल्व करने का मतलब क्या करती है, वो ग्रो करती है, डेवलप होती है। तो अनचेंज रहती है क्या, नहीं। गेट डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, प्रोग्रेस उसकी बंद हो जाती है, नहीं। डेवलप करती है ग्रेजुअली, है ना, आराम आराम से समय के साथ साथ वो ग्रो करती है, डेवलप करती है। बी ऑप्शन करेक्ट। डिस्क्रीट का मीनिंग पूछा है कि भाई डिस्क्रीट का क्या मीनिंग है। चलिए, लाउड एंड नोटिसेबल, कोई चीज़ लाउड है और नोटिसेबल है, उसका मतलब होता है क्या डिस्क्रीट। कॉशियस होना, सतर्क होना या टैक्टफुल होना, उसका मतलब होता है क्या केयरलेस या फिर रेकलेस, इजीली आइडेंटिफाइड। बताओ इसमें मीनिंग क्या होता है। देखो जो डिस्क्रीट होता है ना, डिस्क्रीट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सावधान या फिर सतर्क। तो लाउड एंड नोटिसेबल काटो, केयरलेस और केयर फ्री, केयरलेस है ना ये, तो काटो इसको, केयरलेस को भी। इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, छोड़ो। कॉशियस है कोई चीज़, टैक्टफुल है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट। बी ऑप्शन करेक्ट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिनोनियम नहीं है, तो इनमें से 3 सिनोनियम होंगे, एक नहीं होगा, उसी को बताना है। नेविगेट करने का क्या मतलब होता है। देखो स्टीयर करना नेविगेट करने का सिनोनियम है, गाइड करना सिनोनियम है, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, वो भी इसका सिनोनियम है। लेकिन जो मिसलीड है इसका मतलब है भटकाना, तो नेविगेट का एंटोनियम होता है, ना कि सिनोनियम। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे, वेरी, वेरी होता है सतर्क, कॉशियस, उसको बोलते हैं वेरी। तो रेकलेसनेस, रेकलेसनेस तो लापरवाही होती है। कॉन्फिडेंस नहीं, निग्लेक्ट नहीं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब होता है कॉशन, मतलब वेरी, काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना। अजर्ट का मतलब क्या होता है, जोर देना या फिर दबाव के साथ किसी चीज़ को कहना। तो एक्सप्रेस फर्मली, हाँ यही हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं करना डाउटफुली, रिमेन साइलेंट नहीं रहना, हेजिटेट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो फर्मली, काफ़ी जोर से, सख्ती के साथ में। परस्यूट का मतलब होता है चेस करना किसी चीज़ को, उसके पीछा करना, फॉलो करना। लैक ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं। फोकस्ड, गोल और चेस, हाँ यही हो जाएगा। केयरलेस एटीट्यूड भी नहीं है, गिविंग अप भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। परसूट का मतलब होता है पीछा करना, ए फोकस्ड गोल है या फिर चेस है। इफ समवन इज रेफर्ड टू एज बिग गन, बड़ी बंदूक, तोप, मैंने बताया ना एक पावरफुल व्यक्ति को तो तोप बोलते हैं, बड़ी गन, बिग गन। तो एक स्किल्ड शूटर को नहीं बोलते। फेमस सोल्जर नहीं है। एक पर्सन विद नो इन्फ्लुएंस, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पावरफुल पर्सन को बोलते हैं बिग गन, बड़ी बंदूक। अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज तो वही है ना जो हमेशा उड़ता रहता है, उड़ता हुआ पंछी, भटकता हुआ पंछी। तो कौन है जो ट्रैवल करता है फ्रिक्वेंटली, हो सकता है लिव्स परमानेंटली वन प्लेस पे, तो रह ही नहीं सकता वो। कलेक्ट करता है रेयर बर्ड्स, कोई मतलब नहीं है। प्रीफर स्टेइंग इंडोर, नहीं नहीं भाई साहब, वो ट्रैवल करता रहता है लगातार। अ बर्ड ऑफ पैसेज वही है, उड़ता हुआ पंछी। बर्ड्स आई व्यू,
अच्छा, बर्ड का आई व्यू मैंने बताया, बर्ड कितनी भाई उस कितना देख पाएगा, एक आसमान में उड़ रहा है वो आकाश में, तो वहाँ से कितना देख पाएगा, बहुत छोटा सा देखेगा ना। तो एक क्लोजअप पर्सपेक्टिव, एक डिटेल और लेंथी व्यू तो है नहीं। ब्रॉड एंड जनरली ओवर व्यू को ही बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड ऑफ अ फैदर मतलब एक जैसे एक ही थली के चट्टे बट्टे होते हैं, उनके फैदर मतलब एक ही हैं। बर्ड ऑफ अ फैदर एक ही पंख के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही नेचर के बिहेवियर के लोग। कंप्लीटली अपोजिट तो होंगे नहीं, सेम होंगे। हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिसएग्री नहीं करेंगे, बिलोंग टू डिफरेंट नहीं, सिमिलर है इंटरेस्ट में। गोज ब्रोक, कोई चीज़ अगर गोज ब्रोक है तो इसका क्या मतलब है। देखो, गोज ब्रोक का मतलब होता है इसमें दिवालिया, गोज ब्रोक, ब्रोक हो गया ना, टूट गया, तो मतलब दिवालिया हो गया। एक ह्यूज प्रॉफिट नहीं, बिकम बैंकक्रप्ट, यही हो जाएगा बी ऑप्शन। गो ब्रोक का मतलब होता है कोई दिवालिया हो जाना, बी ऑप्शन करेक्ट। हैंग अबाउट, हैंग अबाउट का मतलब बताओ, बेकार में घूमने को बोलते हैं ना हैंग अबाउट करना, तो वेट विदाउट एनी पर्पस, वेट करना नहीं। लीव इमीडिएटली, कंप्लीट टास्क क्विकली, स्टैंड इन ए क्यू, देखो खड़ा नहीं है, कंप्लीट नहीं कर रहा, इमीडिएटली चला नहीं गया, वेट कर रहा है बिना किसी पर्पस के, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हैंग अबाउट या फिर हैंग अराउंड करना। हैंग्स बैक, कोई अगर हैंग बैक कर रहा है तो मतलब क्या है कि वो पीछे रह गया है, हैंग बैक मतलब पीछे रह गया। मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं, रिलेक्टेंट है या फिर हेजिटेंट। हैंग बैक का मतलब या तो पीछे रह जाना या फिर हिचकिचाने को भी, हेजिटेंट को भी बोलते हैं हैंग बैक करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। रिलेक्टेंट है और हेजिटेंट है, वो शर्मा रहा है। इफ़ यू हैंग ऑन टू, अगर आप हैंग ऑन करते हैं तो आप क्या करते हो, चीज़ों को मजबूती से पकड़ पकड़ के रखते हो। लॉस इट केयरलेसली नहीं, होल्ड ऑन टू इट फर्मली, हाँ फर्मली करते हो आप उसको, किसी चीज़ को आप होल्ड ऑन कर रहे हो, पकड़ रहे हो काफ़ी ज़्यादा फर्मली, मजबूती से, भी ऑप्शन करेक्ट है। थ्रो नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे। एमेच्योर, एमेच्योर वही होता है ना जो नौसिखिया है, जो अभी प्रोफेशनल नहीं है, बस वो अपने मज़े के लिए एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़ों को। ए हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं है, एक बिगनर है या फिर नॉन प्रोफेशनल, यही है, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति है कोई, एक बिगनर है, उसी को बोलते हैं अमेच्योर। व्हाट डज एमनेस्टी मीन, एमनेस्टी का मीनिंग क्या है ये पूछा है। एमनेस्टी क्या होती है, पार्डन कर देना, क्षमा कर देना किसी को, एक पनिशमेंट पॉलिटिकल करनी, पनिशमेंट नहीं है, क्षमा माफ़ी को बोलते हैं एमनेस्टी। जनरल पार्डन, हाँ यही हो जाएगा। अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल नहीं है, गवर्नमेंट रूल नहीं है, पार्डन को बोलते हैं एमनेस्टी, माफ़ी को। एम्फी थिएटर क्या है, एक बाहर खुला एक रंगमंच है काफ़ी बड़ा, उसी को बोलते हैं एम्फी थिएटर। एक स्मॉल रूम नहीं है। एन ओपन एयर सर्कुलर वेन्यू है परफॉर्मेंस के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दो ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे, एक स्टोर नहीं है, एक हाई सिक्योरिटी कोर्ट रूम भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक ओपन एयर सर्कुलर है, वेन्यू फॉर परफॉर्मेंस, एम्फी थिएटर। एनाल्जेसिया का मीनिंग पूछा है कि भाई एनाल्जेसिया का क्या मीनिंग होता है। एक देखो, एनाल्जेसिया क्या है कि आपको पेन फील नहीं हो रहा, तो उसी को तो बोलते हैं एनाल्जेसिया। एक कंडीशन है एक्सेसिव पेन, नहीं पेन तो हो ही नहीं रहा, इनेबिलिटी टू फील पेन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज करने का भी नहीं है और टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है, एक इनेबिलिटी है कि आपको पेन फील नहीं हो रहा है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है सारी वोकैब की, जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस, और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस के बाद तो सारा कुछ इसी क्लास के एंड तक याद हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब मुझे आप 2 वर्ड बताइए, 2 वर्ड के मीनिंग मैं रोज़ आपसे पूछता हूँ, आज भी बताइए। एक तो आप मुझे बताइए फोस्टर का मीनिंग, ठीक है जी, फोस्टर का मुझे आप एक सिनोनियम बता दो, और दूसरा आप मुझे बता दो वेरी। ठीक है, 2 वर्ड आए थे, फोस्टर और वेरी, इन दोनों के मुझे आप सिनोनियम उसमें कमेंट में ड्रॉप करो, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बता सकते हैं, तो आप करें इसमें कमेंट, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट, रेड हार्ट दे दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि भाई इसका का आंसर करेक्ट कौन सा है। ठीक है जी, चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को बनाऊँ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। अब मैं जाता हूँ, अपने ऑफिस संभालता हूँ। आप लोग इस चैनल, इसकी जो क्लास है इसकी PDF डाउनलोड करें टेलीग्राम से, और खुद से प्रैक्टिस लगाएं, और दिन में पूरा दिन आराम से आप पढ़ाई करिएगा बैठ के। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।